हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्किल्ड विद। मैं हूं डी रंजन। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि मानव नेत्र एवं रंगविहीन संसार, जो कि फिजिक्स के चैप्टर थर्ड का नाम है। क्लास 10th के फिजिक्स चैप्टर थर्ड का नाम है मानव नेत्र एवं रंगविहीन संसार। इससे रिलेटेड हम लोग 10 से 15 क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि 2027 के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यूँ समझ लिए कि VVI क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग लाए हुए हैं। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। ये कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान BSc यानी बिहार बोर्ड है, जो कि पाठ 3 मानव नेत्र एवं रंगविहीन संसार से है क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोग क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव नेत्र क्या है। मानव नेत्र कहने का मतलब कि मानव की जो आंखें होती है वो क्या है। ठीक है, तो इसका सिंपल सी परिभाषा है कि मानव नेत्र एक प्राकृतिक प्रकाशीय यंत्र है जो वस्तुओं को देखने में सहायता करती है। यानी जो मानव की जो नेत्र होती है वो प्राकृतिक प्रकाशीय यंत्र है। ठीक है, जो किसी भी वस्तु को देखने में सहायता करती है। यह प्रकाश को ग्रहण करके मस्तिष्क तक सूचना पहुंचाती है। जो भी वस्तु को हम लोग देखते हैं उसके अति प्रकाश किरणों को पकड़कर मस्तिष्क तक सूचना पहुंचाती है कि हाँ, ये कौन सी वस्तु है। कॉपी है, पेन है, बस है, ट्रक है, ये तभी हम लोग का मस्तिष्क समझ पाता है कि हाँ, ये वस्तु है। आइए देखिए, दूसरा क्वेश्चन कह रहे हैं हम लोग का समंजन क्षमता। समंजन क्षमता क्या है, एकोमोडेटेशन क्या है। इसका सिंपल सी परिभाषा ध्यान दीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। 2 लाइन का क्वेश्चन का आंसर है। ध्यान दीजिएगा कि नेत्र लेंस द्वारा अपनी फोकस दूरी बदलकर निकट तथा दूर की वस्तु को स्पष्ट देखने की क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। यानी सिंपल सी आप लोग परिभाषा में समझे, सिंपल सी परिभाषा में, तो वैसी क्षमता जो जिसकी फोकस दूरी बदलकर दूर स्थित वस्तु या निकट स्थित वस्तुओं को साफ साफ देखने की क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। ये बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष क्या है। पाइप माइपियो क्या है, निकट दृष्टि दोष क्या है। इसका सिंपल सी परिभाषा है कि इस दोष में व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट देखता है। निकट दृष्टि दोष में पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखता है, लेकिन दूर की वस्तु धुंधली दिखाई पड़ती है, अर्थात साफ साफ नहीं दिखाई पड़ती है और स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ती है। उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। यानी सिंपल सी परिभाषा है कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख पाते हैं, लेकिन दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं। उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ये सिंपल सी परिभाषा आप लोग ध्यान से देखिएगा, आप समझ में आ जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष का निवारण कैसे किया जाता है। यानी निकट दृष्टि दोष जिस व्यक्ति को हो जाए उसका समाधान, निवारण, उसका इलाज कैसे किया जाता है। तो सिंपल सी इसका भी परिभाषा है कि ध्यान दीजिएगा कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल यानी कॉनकेव लेंस के चश्मे द्वारा उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो गया है उसके निवारण के लिए अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। कि अगर उसके चश्मे में अवतल लेंस लगा दिया जाए तो उसको साफ साफ दूर स्थित वस्तुओं को भी साफ साफ देख पाएगा। ठीक है, जिससे निकट दृष्टि दोष का निवारण हो जाएगा। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दूर दृष्टि दोष क्या है। ठीक है, दूर दृष्टि दोष क्या है। तो इसका सिंपल सी परिभाषा है कि इस दोष में व्यक्ति दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट देख पाता है। यानी दूर दृष्टि दोष में दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख लेता है, यानी साफ साफ देख लेता है, लेकिन पास की वस्तुओं को धुंधलाई दिखाई पड़ती है। यानी पास की जो वस्तुएं होती है वो धुंधला दिखाई पड़ती है, यानी साफ साफ दिखाई नहीं पड़ती है। उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, जो पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं, दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, ये सिंपल सी परिभाषा है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दूर दृष्टि दोष का निवारण कैसे किया जाता है। यानी दूर दृष्टि दोष का निवारण कहने का मतलब है कि उसका इलाज कैसे किया जाता है, उसका उपचार कैसे किया जाता है। तो इसका सिंपल सी 2 लाइन का परिभाषा है कि दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल यानी कॉनकेव लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। यानी जिस भी व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष हुआ है, उसकी आंखों में दूर दृष्टि दोष का बीमारी हो गया है, उसके निवारण के लिए
उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। अगर उस व्यक्ति को उत्तल लेंस का चश्मा पहना दिया जाए तो उसे दूर स्थित वस्तुओं को भी दिखाई देने लगेगा, इसलिए दूर दृष्टि दोष का भी निवारण हो जाएगा। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है हम लोग का। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि प्रिज्म क्या है। प्रिज्म जो है उसकी परिभाषा क्या होती है, सिंपल सी परिभाषा क्या होती है, आइए देखते हैं। इसका सिंपल परिभाषा है कि दो त्रिभुजाकार सतहों वाले पारदर्शी प्रकाशीय माध्यम प्रिज्म कहलाता है। यानी सिंपल सी परिभाषा में आप लोग समझें तो दो त्रिभुजाकार सतहों वाले पारदर्शी प्रकाशीय माध्यम पारदर्शी प्रकाशीय माध्यम प्रिज्म कहलाता है। ये सिंपल सी परिभाषा है। 2 नंबर ये क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ये जो भी क्वेश्चन हम लोग करा रहे हैं वो सभी 2 नंबरीय क्वेश्चन के लिए उपयुक्त है। ये 2 नंबरीय क्वेश्चन को ही देख के ये क्वेश्चन को लाया गया है सभी क्वेश्चनों को। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, इसका सिंपल सी परिभाषा है जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरती है तो अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यानी वर्ण विक्षेपण कहने का मतलब है जब श्वेत प्रकाश की किरणें एक प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वो अपने 7 अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ये बहुत ही सिंपल सी परिभाषा, ध्यान दीजिएगा, समझ में आएगा हमेशा के लिए, बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा है। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इंद्रधनुष किस कारण से बनता है। ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा है कि किस कारण से बनता है इंद्रधनुष, किस कारण से बनता है, कारण पूछ रहा है। इंद्रधनुष कैसे बनता है ये नहीं पूछ रहा है, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है। ठीक है, इसका सिंपल सी परिभाषा है कि वर्षा की बूंदों में सूर्य के प्रकाश की अपवर्तन परावर्तन तथा वर्ण विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष बनता है। यानी प्रकाश जो सूर्य की जो वर्षा की जो बूंदें गिरती हैं उसमें प्रकाश का परिवर्तन अपवर्तन होता है, ठीक है, लेकिन उसमें वर्ण विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष बनता है। अगर आपको सिंपल सी कारण पूछा जाए तो किसके कारण इंद्रधनुष बनता है, तो वर्ण विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष बनता है। ठीक है, ये सिंपल सी परिभाषा है। 1 नंबर ये क्वेश्चन में पूछता है कि किस कारण से वो इंद्रधनुष बनता है, तो वर्ण विक्षेपण के कारण बनता है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन करेंगे टिंडल प्रभाव क्या है। टिंडल प्रभाव क्या है, इसका सिंपल सा उत्तर है कि सूक्ष्म कणों द्वारा प्रकाश की किरणों को टिंडल प्रभाव कहते हैं। यानी सूक्ष्म कणों द्वारा प्रकाश के परिकिरणन को टिंडल प्रभाव कहते हैं। यानी सूक्ष्म कण जो होते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं जो बहुत ही छोटे होते हैं, जो हमारे नेत्रों से स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ते हैं, दो सूक्ष्म कणों द्वारा प्रकाश के परिकिरणन को टिंडल प्रभाव कहते हैं। ये बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है, आप लोग एक बार देखिएगा हमेशा याद हो जाएगा। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है। ठीक है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो इसका सिंपल सी परिभाषा है कि वायुमंडल में उपस्थित कण होते हैं वो नीले प्रकाश का सबसे अधिक परिकिरणन करते हैं, इसलिए आकाश नीला दिखाई पड़ता है। जो हम लोग सभी जानते हैं कि परिकिरण किस रंग का सबसे अधिक होता है, तो नीले रंग का परिकिरण सबसे अधिक होता है, इसलिए आकाश का रंग हमें नीला दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं हम लोग का कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है। यानी सूर्योदय जब सूर्य निकलता है और सूर्यास्त यानी सूर्य जब डूबता है उस समय प्रकाश का रंग हमें लाल क्यों दिखाई पड़ता है, तो इसका सिंपल सी परिभाषा है उस समय जब सूर्य उगता है या सूर्य डूबता है उस समय सूर्य का प्रकाश अधिक दूरी तय करता है, मतलब बहुत लास्ट तक गए होते हैं, बहुत अधिक दूरी तक गए होते हैं, इसलिए नीले प्रकाश का परिकिरण हो जाता है। यानी नीले जो रंग होता है उसका परिकिरण हो गया होता है, इसलिए लाल प्रकाश हमारी आँखों तक पहुंचता है। और लाल जो प्रकाश होती है वो हमारी आँखों तक पहुंचती है। और क्यों पहुंचती है, क्योंकि लाल रंग का जो तरंगदैर्ध्य होता है यानी दूर से देखने की उसमें थी होती है, जो लाल रंग जो होता है दूर से भी दिखाई पड़ता है, इसलिए कहते हैं कि लाल रंग का तरंगदैर्ध्य जो होता है वो सबसे अधिक होता है। इसलिए हमको सूर्य अस्त के समय और सूर्य उदय के समय इसलिए सूर्य लाल दिखाई पड़ता है। यानी किस कारण से अगर पूछे तो सीधा सिंपल से बोलो, क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है, इसलिए सूर्यास्त और सूर्योदय के समय हमें सूर्य का रंग लाल दिखाई पड़ता है।
क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। सिंपल सी परिभाषा है, आप लोग एक बार देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, आप लोग हमेशा के लिए याद हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है दृष्टिपटल क्या है। दृष्टिपटल या रेटिना क्या है। तो दृष्टिपटल की सिंपल सी परिभाषा है कि नेत्र के पीछे स्थित प्रकाश संवेदी परत को दृष्टिपटल कहते हैं, यानी जहाँ प्रतिबिंब बनता है। यानी नेत्र के पीछे जो हमारी आँखें होती है उसके पीछे स्थित प्रकाश संवेदी परत, जो एक प्रकाश संवेदी परत होती है जिस पर हम जो भी देखते हैं उसे रेटिना प्रतिबिंब बनाता है, जिससे हम देखते हैं उसे दृष्टिपटल कहते हैं, जो हाँ प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव नेत्र का निकट बिंदु कितना होता है। यानी जो मानव का नेत्र होता है उसके देखने की निकट बिंदु कितनी होती है। तो सामान्य मानव की नेत्र की निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होती है। यानी कहने का मतलब है कि सबसे निकटतम बिंदु जो होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। अगर 25 सेंटीमीटर से कम हो, 24, 22, 23 सेंटीमीटर हो तो थोड़ा धुंधला दिखाई पड़ता है सामान्य मनुष्य के नेत्रों से, लेकिन 25 सेंटीमीटर में एकदम साफ साफ दिखाई पड़ता है। निकटतम बिंदु का पूछ रहा है तो 25 सेंटीमीटर, और अधिकतम पूछे तो इन्फिनिट होता है, उसका कोई अंत नहीं होता है, वो अनंत होता है। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव नेत्र का दूर बिंदु कितना होता है। मानव जो नेत्र का दूर बिंदु, दूर देखने की क्षमता कितनी होती है, बिंदु पूछ रहा है, दूर बिंदु कितना होता है। सामान्य मानव के नेत्र की दूर बिंदु अनंत होती है, यानी इन्फिनिटी होती है, उसका कोई अंत नहीं होता है, इन्फिनिटी होती है। आँख कहाँ तक देख पाता है दूर, इसका कोई अंत नहीं लगा सकता है। ये उत्तर परीक्षा बोर्ड के लिए सरल एवं महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है। तो आप लोगों को आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।